अध्याय 9 बल। कई नाटक अच्छे होने के बावजूद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम सिद्ध होते हैं। रंगमंच की जुबान में कहा जाए तो ऐसे नाटक एक निश्चित प्रभाव से ऊपर उठने में नाकाम रहे हैं। दरअसल ऐसे नाटकों में रोचकता, मनोरंजन और प्रचंडता की कमी महसूस होती है। निसंदेह ऐसे नाटक त्रासदी से कम महसूस नहीं होते। सटीक शब्दों में कहें तो ऐसे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत कम तैयारी की जाती है और मंच पर भी अभिनय में जान डालने के खास प्रयास नहीं किए जाते। इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर दिया जाए तब भी दर्शकों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन नाटकों को जल्दी भुला दिया जाता है। बल क्या है? पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होने वाले शब्दों की बारीकी से छानबीन की जाए तो कई गुप्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। बल को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच के अंतर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शक्ति का कारण है तो दूसरा नतीजा। एक शक्ति वास्तविक है और दूसरी ईश्वरीय है। इसी प्रकार निर्जीव और सजीव बल अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में आंतरिक शक्ति को जुटाकर उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की असीम प्रतिभा होती है। ये कला गंधक, पोटाश के समान नहीं होती, जिसमें विस्फोट के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। व्यक्ति की बाहरी ताकत से प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति अंतर मन से जन्म लेती है। यह सुनने में महज मनोवैज्ञानिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषण की कला में निपुणता हासिल करने में इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। वक्ता के लिए मानवीय शक्ति और शारीरिक बल के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके वास्तविक गुण को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तेज आवाज में बोलना शक्ति का प्रतीक नहीं होता। ऊंचा बोलने को अक्सर चिल्लाना माना जाता है। महज गरजने से भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ऐसे कुछ पल जरूर होते हैं जब भाषण के किसी हिस्से को तेज आवाज के जरिए बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बल यदि कारण है तो प्रभाव भी है। आंतरिक शक्ति का जन्म 4 महत्वपूर्ण प्रगतिशील तत्वों से होता है। सबसे पहले बल की उत्पत्ति दृढ़ निश्चय से होती है। भाषण के दौरान किसी महत्वपूर्ण भाव को बल देने से पहले कथन की सत्यता, महत्व और सही मतलब का बोध होना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय विश्वास को जन्म देता है। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एक लेख इंग्लैंड के टीआर में विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि चर्चिल और रूजवेल्ट की कामयाबी के पीछे प्रभावशाली भाषण की कला सबसे बड़ी वजह रही है। आंतरिक शक्ति की महत्ता को गहराई से समझने के लिए इसके मूल सिद्धांत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चय की भावना को कैसे महसूस करता है? इसका जवाब खुद सवाल में छिपा है। व्यक्ति इसको महसूस करता है। निश्चय का एहसास भावनात्मक तनाव पैदा करता है। थियोडोर रूजवेल्ट और बिली संडे की भाषण देते वक्त खींची गई तस्वीरों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। भाषण के अंत में पहुंचने पर उन वक्ताओं के जबड़ों में खिंचाव और तनाव की वजह से शरीर में खींची नसों पर ध्यान दीजिए। नैतिक और शारीरिक बल लगभग एक ही तरीके से काम करता है। दोनों बलों को दर्शाने में तनाव और तंतु शक्ति की भूमिका एक समान होती है। धनुष की प्रत्यंचा के खिंचाव और प्रत्यंचा खींचने में मांसपेशियों का बल दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब वक्ता अपनी संयोजित शक्ति का प्रदर्शन करता है तो दर्शकों में उत्सुकता की लहर प्रवाहित हो जाती है। इस संयोजित शक्ति को उजागर करने के लिए इसे ढीला छोड़ना आवश्यक होता है। यही वो शक्ति है जो दर्शकों को सतर्क बनाती है। दर्शक वक्ता की जुबान से बरसने वाले शब्दों की बौछार का उत्सुकता से इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार ये इंसानी फितरत है। एक गुड्डे में निश्चय और भावनात्मक तनाव जैसे जज्बात को नहीं डाला जा सकता। यदि आप भाषण रूपी चबूतरे की लकड़ी के बुरादे की गद्दी लगाने की सोचें तो स्वाभाविक है कि आपके भाषण की फूंक खुद ब खुद निकल जाएगी। निश्चय और तनाव की विकसित प्रतिभा से दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करने का भरोसा पैदा होता है। उद्देश्य को बल की आधारभूत शक्ति माना जाता है। इसके अभाव में भाषण कमजोर पड़ जाता है। इससे चमक तो पैदा हो सकती है, लेकिन यह चमक
बिना रीढ़ की हड्डी वाली जैली मछली के समान महत्वहीन होती है। जिस रफ्तार से आप दर्शकों पर पकड़ बनाते हैं, उसी रफ्तार से आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। अंततः यदि विश्वास, तनाव और उद्देश्य के मिश्रण से लक्ष्य को गति नहीं मिल रही है, तो इसका प्रयोग निरर्थक साबित होता है। अपनी शक्ति को नीरसता में तब्दील न होने दें, उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। क्या बल को अर्जित किया जा सकता है? हां, इस बल को अर्जित करने की इच्छा रखने वाला वक्ता उक्त प्रतिभा को हासिल कर सकता है। इस विश्लेषण के द्वारा इस कला पर पकड़ बनाने के सुझाव दिए गए हैं। विषय पर विश्वास कायम करने तक भरोसे को अडिग रखें। यदि विचार जहन में तनाव पैदा नहीं कर पा रहा है, तो एहसास को जागृत करने की कोशिश जारी रखें। यदि हिम दरार को लांघना जीवन रक्षा के लिए जरूरी हो जाए, तो किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मौके पर व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में खुद ब खुद लचक महसूस करने लगता है। इसी प्रकार भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए वक्ता प्रेरणा खोजने के स्तर से ऊपर उठ जाता है। अर्थात भाषा में निपुणता हासिल करने में भी इच्छा शक्ति अहम भूमिका अदा करती है। ये तथ्य दोहराने योग्य हैं। दक्षता हासिल करने में इच्छा शक्ति सर्वोपरि है। इच्छा शक्ति की लौ जलाए रखने के लिए दर्शक या फिर आप खुद प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इंजन कितना भी उत्तम हो, ईंधन के अभाव में उससे काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार विराम, स्वर के उतार चढ़ाव और सुर के बदलाव में अभ्यस्त वक्ता में ऊर्जा का अभाव प्रस्तुति को अप्रभावशाली बना देता है। भाषण में बल पैदा करने के 4 महत्वपूर्ण गुणों पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं: विचार, विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का सटीक चयन एवं प्रस्तुतिकरण। इस अंक में इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेषकर सटीक शब्दों का चयन। इसके जरिए व्याख्यान की कला बेहद प्रभावशाली हो जाती है। भाषण में बल स्थापित करने के लिए आगे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दें। सटीक शब्दों का चयन। असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। बाजीगरी के मुकाबले हाथ की सफाई ज्यादा प्रचलित शब्द है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज्यादा प्रखर होते हैं। समापन के मुकाबले खत्म ज्यादा प्रचलित शब्द है। संस्कृत के मुकाबले देवनागरी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। अग्नि की जगह आग का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। व्यापक शब्दों के मुकाबले निश्चित शब्दों का महत्व ज्यादा होता है। मुद्रक की जगह छापने वाला ज्यादा स्पष्ट भाव पैदा करता है। लक्ष्य साबित करने वाले शब्द निसंदेह आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों के मुकाबले गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी हो गई, इसके मुकाबले आखिरकार उसने शादी कर ही ली, इससे भाव की स्पष्टता बढ़ जाती है। शख्सियत से संबंधित अपशब्दों के मुकाबले लक्षण दर्शाने वाले शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है। उस मक्कार इंसान से कह देना, इसके मुकाबले उस चालाक लोमड़ी से कह देना, इस जैसे शब्दों से भाव ज्यादा भद्र और प्रभावशाली हो जाता है। शब्दों को क्रमबद्ध करना। वाक्य की शुरुआत ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ करें। प्रोफेसर बैरेट वेंडल के मुताबिक प्रतिष्ठावान शब्दों के साथ वाक्य का अंत करें। कमजोर विचारों के सम्मुख गहन एवं गंभीर विचार प्रस्तुत करें। इस वैचारिक तुलना से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाव को ज्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। छोटे वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। निरर्थक शब्द को भाषण से छांटने की कोशिश करें ताकि अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सके। आम घरेलू कहावतों का इस्तेमाल औपचारिक और दार्शनिक विचारों के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होता है। वाक्यों में गहन विचार को सही स्थान दें। इस प्रकार विचार के महत्वपूर्ण हिस्से को ज्यादा बल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा है, विषय के दिलचस्प हिस्से पर निर्भर होने से प्रभाव नहीं जमता। उसके मूल भाव, स्पष्ट तौर पर की गई व्याख्या और प्रस्तुति का सौंदर्य दर्शकों को आकर्षित करने में ज्यादा कारगर साबित होता है। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक आकर्षित करने के मुकाबले उसे मोहित करना ज्यादा उत्तम तरीका है।
बल का प्रयोग क्यों किया जाए? यह नजरिया वास्तविकता के बेहद करीब है, लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है। स्पष्टता, धारणा, सौंदर्य एवं सत्य की साधारण व्याख्या करना आवश्यक होता है। निश्चित ही इन गुणों के मिश्रण से प्रस्तुतिकरण में चार चांद लग जाते हैं। छोटे मोटे प्रहार की परवाह करने वाले वक्ता आक्रामक संदेश देने में विफल साबित होते हैं। जिस तरह सख्त चमकीले पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मात्र सहजता से दर्शकों में जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती। दर्शकों से भरे मंच के सम्मुख अभिनय करते समय यदि आप भावुकता के साथ कहें, मुझे लगता है कि नाट्यशाला में आग लग गई है, तो जाहिर तौर पर दर्शक हंसी से फूट पड़ेंगे। यदि इस भाव को चिंता और बौखलाहट के साथ व्यक्त किया जाए तो दर्शक एक दूसरे को रौंदते हुए बाहर के दरवाजे की ओर भागना शुरू कर देंगे। वक्ता के मिजाज और भाषा के प्रभाव से संदेश दृढ़ हो जाता है। किसी यादगार भाषण में मुझे लगता है, मुझे पता लगाना होगा, मेरी राय में शायद ये सच है, इन जैसे भावों का उपयोग नहीं किया गया है। वक्ताओं के आत्मविश्वास और निर्भीक भाषण शैली ने ही महान व यादगार भाषणों की नींव रखी है। दरअसल इन वक्ताओं ने शब्दों के जरिए अविनाशी सत्य को जाहिर करने की हिम्मत दिखाई है। ईसा मसीह के बारे में कहा गया है कि साधारण व्यक्ति ईसा मसीह का प्रवचन बहुत आनंद से सुनते थे। मगर क्यों? दरअसल ईसा मसीह पूर्ण विश्वास के साथ शिक्षा प्रदान करते थे। दर्शकों पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके मुताबिक क्या सही है और आपकी मान्यता क्या है। भाषण में दर्शकों को आकर्षित करने की ऊर्जा होनी चाहिए। बोलने से पहले विचार की सत्यता को परखा जाना चाहिए, फिर उस विचार को ब्रह्म सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक विचार की सत्यता को प्रमाणित करना चाहिए। विचारों की घोषणा चुनौतीपूर्ण लहजे में करनी चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि चुप रहें। एक कट्टर विचार वाले युवा मंत्री में वो कौन सी शक्ति होती है जो हठधर्मी होने के बावजूद दर्शकों को प्रोत्साहित करने में कामयाब हो जाता है? मेरे दोस्तों, जो मैं आपको मानता भी हूं, कर्तव्य के नाते आपको बताना चाहता हूं कि पश्चाताप ही पापों को धोने का सही मार्ग है। पश्चाताप से पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं, साथ ही सत्य के मार्ग की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई यह है कि यदि मैं भी आपको यही शिक्षा देने लगूंगा तो सभी लोग पश्चाताप का मार्ग अपना लेंगे, फिर यहां कोई नहीं बचेगा। प्रभावशाली भाषण में एक युग से संबंधित दर्शन प्रस्तुत करना चाहिए। आज के दौर में उत्साहहीन और बेमन से प्रस्तुत किए गए भाषण को कोई नहीं सुनना चाहता। आज के युग में समाज दुनिया भर की जानकारी रखता है, लिहाजा भाषण और विचारों को प्रचलित करने के लिए वक्ता को दर्शकों के मिजाज को समझना चाहिए। पहली कतार में बैठकर किसी प्रसिद्ध नाट्य रचना को गौर से देखिए। ध्यान रहे कि रोमांचक नाट्य रचना हास्य रचना नहीं। नाटक देखते समय कहानी से आप अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लीजिए और प्रस्तुतिकरण की तकनीक एवं कलाकारों के अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाटक के अंत में अभिनय में विशेष आकर्षण एवं प्रबलता का अनुभव होगा। इस अध्याय में यही प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दरअसल पूर्ण रूप से सुनियोजित, नियंत्रित और कोमलता से किया गया बल प्रयोग दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ने का काम करता है। बल का प्रयोग कब किया जाए? दर्शक और स्वर्ग के राज्य निवासी समान होते हैं। दर्शकों को जबरदस्ती मोहित नहीं किया जा सकता। भाषण के एक बेहद नाजुक पहलू पर सौंदर्य और शांति को एक ही भाव में घोलना पड़ता है। बल की उत्पत्ति विरोधाभास के दो अनंत किनारों में से किसी एक किनारे पर होती है। इनमें से किसी एक किनारे यानी कि बल या शांति को भाषण का आधार नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों भावों का सटीक इस्तेमाल करना चाहिए। भाव के निरंतर उतार चढ़ाव से दर्शकों को आकर्षित करने वाली ऊर्जा पैदा होती है। सूर्योदय के सौंदर्य की व्याख्या करते समय जितना जोर चिड़ियों के चहचहाने, फूलों के खिलने
और प्राकृतिक सुंदरता पर देना चाहिए, वहीं लोगों की चहल पहल, शोर शराबे और दूर से आती रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट का जिक्र भी उसी उत्सुकता से किया जाना चाहिए। ऐसे व्याख्यान में दर्शकों की सोच को खुलने का भरपूर मौका दें। याद रखें कि कई दिमागी तिजोरियों की चाबी खो चुकी होती है। इन तिजोरियों को खोलने का प्रयास करें। जब मैं इस भाव को समझाने की कोशिश करते हुए लिख रहा था, निश्चित रूप से उसी वक्त कहीं कोई ठेकेदार किसी इमारत के लिए जमीन एकसार करने की मंशा से पहाड़ियों को बारूद से उड़ा रहा होगा। अर्थात कार्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को बारूद से नहीं घबराना चाहिए। भाषण के दौरान प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आखिरी तर्क यही है कि विचार का आधार तैयार करने के लिए व्यापक एवं स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ भाषणों को सुबह के प्रसारण में विशेष स्थान दिया जाता है। अब प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण की वजह से बहुत से बयान अपरिपक्व एवं बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए महसूस होते हैं, लेकिन दिलचस्प है कि दर्शकों का ध्यान खींचने में यह विधि कारगर सिद्ध होती है। अतः ध्यान रहे कि भाषण तैयार करते वक्त हल्के विचारों को कमजोर कड़ी न बनने दें। ऐसी स्थिति में दर्शक भाषण के लचीलेपन को भांप लेते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान ग्रीस के महान मूर्तिकार फिडियास ने मूर्ति के बाहरी किनारों पर लापरवाही से गाढ़ी रेखा खींची। उस लापरवाही के लिए आलोचना का दौर शुरू हो गया, लेकिन फिडियास ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति और दूसरे मूर्तिकारों की मूर्ति को उस ढांचे में रखा जाए जो मूर्तियां स्थापित करने के लिए बनाया गया है। तो आश्चर्यचकित रूप से फिडियास के द्वारा मूर्ति के चारों ओर खींची गई गाढ़ी रेखाएं ज्यादा आकर्षित सिद्ध हुईं। इस तरह फिडियास की मूर्ति से संबंधित सभी शंकाएं और आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से प्रशंसा में परिवर्तित हो गईं। इसी तरह भाषण के ढांचे को तैयार करते समय भी केवल बल देने योग्य पहलुओं पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के अंदाज में यदि आप आक्रामक रवैये को पसंद नहीं करते हैं, तो जैसा कि वेंडेल फिलिप्स ने कहा है कि इस स्थिति में बल के द्वारा भाषण में सहज प्रभाव डालने की कोशिश करें। विचारों को सांस लेने और शब्दों को जीवन देने का प्रयास करें। बिरेल के अनुसार प्रत्येक वाक्य को वैद्युत बिल्ली के खिलौने की तरह झटका और चिंगारी पैदा करने योग्य बनाएं। भाषण में मौजूद महत्वपूर्ण भाव को विशेष बल देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें।